हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं अपना जो ग्रेड 10th मैथमेटिक्स का है। आज हम अपना यूनिट नंबर 17 जो कि किताब का यूनिट नंबर 17 है और उसका हम यूनिट नंबर 1 भी कह सकते हैं। ये है हमारा सेट्स एंड फंक्शंस पे। ठीक है, आज हम जस्ट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेट्स क्या है। फिर फंक्शंस के बारे में जितना भी हमारा इंट्रोडक्शन है वो हमारा जब हम उन एक्सरसाइजेस पर पहुँचेंगे कि जिन पे हम फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे वहाँ पर हम करेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सेट क्या है, व्हाट इज़ सेट, और फिर सेट के बारे में जो थ्योरी है जो हमें ज़रूरी है कि हम पढ़ें ताकि हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है आगे की जो हमारी एक्सरसाइजेज एक्सरसाइज 1.1 वगैरह वो आसान हो जाए समझने के लिए। तो व्हाट इज़ सेट? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसको और उर्दू में आसान करके बता देता हूँ कि भाई सेट हम बनाते क्यों हैं। सेट इसलिए बनाते हैं ताकि हमें अरेंज और ऑर्गेनाइज डेटा मिल जाए। यानी हमारे पास जो यूनिवर्स में डेटा है वो इधर उधर फैला हुआ है, उस डेटा को हम अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद फिर उसके लिए हम एक सेट बना देते हैं ताकि हमारे लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का मतलब आपको समझना पड़ेगा। पहला है वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टिंक्ट। इन दो का क्या मतलब होना चाहिए, वेल डिफाइंड का और डिस्टिंक्ट का। ठीक है, कलेक्शन तो समझ में आ गया आपको, कलेक्शन मतलब जमा कर देना। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि आपके पास यानी जो भी इस तरीके का हमारे पास नंबर है, यानी जिस भी चीज़ को आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर कि जो विमेंस वगैरह हैं वो ज्वेलरी सेट लेने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर कलेक्शन किसका होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी का होता है। यानी उसमें ईयर रिंग्स हैं, आपकी नोज पिन है, उसके अलावा आपका नेकलेस होगा, आपकी जो रिंग होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, ईयर रिंग्स वगैरह एंड देन फिर ये चीज़ें। तो बेसिकली जो ज्वेलरी सेट है वो तमाम ज्वेलरीज का क्या है, कलेक्शन है। तो कलेक्शन में हमें चीज़ों का वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब है कि वेल डिफाइंड क्या चीज़ें होती हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि उसकी हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो जितनी वहाँ पर रिक्वायर्ड है। यानी मिसाल के तौर पर कि अगर मैं कुछ बच्चे इकट्ठे करके लाऊं और उनको मैं किसी भी क्लास में बिठा दूं और क्लास में बिठा करके मैं ये बोल दूं कि भाई ये ग्रेड 10 के बच्चे हैं या ग्रेड 9 के बच्चे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो जितने भी बच्चे उस क्लास में बैठेंगे जिसको मैं अलॉट करूँगा ग्रेड 9 के हिसाब से, ग्रेड 10 के हिसाब से, वहाँ पर उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए है, यानी उनका एड्रेस हो गया, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हो गए, उनकी फैमिली डिटेल्स हो गई, वो तमाम की तमाम डिटेल्स मेरे पास मौजूद होंगी। तो इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा जब भी आप सेट बनाएंगे किसी भी चीज़ का तो सेट में कोई भी चीज़ जो है वो एक जैसी ना होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि 1,1,2 इंटू 3 2,3 और सो ऑन, क्या ये सेट होगा? क्या हम इसको बोलेंगे कि ये प्रॉपर सेट है? तो आपका जवाब होगा कि ये सेट नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि भाई सेट में डिस्टिंक्ट यानी हर चीज़ बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते। अगर कोई भी नंबर यानी अगर आप नंबर का सेट बना रहे हैं, अगर आप नंबर को रिपीट करेंगे तो फिर आप उसको सेट काउंट नहीं कर सकते, वो सेट नहीं है। क्योंकि सेट का मतलब ही यही है कि वहाँ पर चीज़ों का वेल डिफाइंड होना शर्त है और दूसरा डिस्टिंक्ट होना शर्त है। मिसाल के तौर पर कि हम कोई सेट बनाते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने कहा कि यार एक सेट है जो कि वाउल्स का है, AEIOU, इंग्लिश में आप यूज़ करते हैं वाउल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें क्या ये प्रॉपर सेट है, तो आप बोलेंगे सर ये प्रॉपर सेट है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स को मैंने, अच्छा एलिमेंट्स किसे कहते हैं, वो एंट्रीज के जो हम सेट में शामिल करते हैं, भले वो नंबर्स हों, वेरिएबल्स हों, कलर्स हों या कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हर एलिमेंट दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो इसको हम बोलेंगे कि हमारे पास प्रॉपर सेट है। लेकिन अगर इसकी बात करूँ तो इसमें 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, और अगर कोई नंबर या कोई एंट्री या कोई एलिमेंट या कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रिपीट हो जाए तो रिपीटेशन की वजह से हम उसको बोलेंगे कि ये प्रॉपर सेट हमारे पास नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई आपको बात कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यानी आपको उसकी उतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जितनी आपको उसके सेट बनाने के लिए ज़रूरी है। दूसरा डिस्टिंक्ट, यानी कोई भी एंट्री कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर रिपीट हो गया तो सेट नहीं होगा, और अगर आप विदाउट रिपीटेशन बना रहे तो आप बोलेंगे कि वो क्या है, एक प्रॉपर सेट है। अब यहाँ पर 2-3 बातें जो है वो समझनी बहुत ज़रूरी है। वो क्या कि जब भी आप कोई सेट बनाएंगे तो हमेशा उस सेट को ब्रेसेस से जो है वो यहाँ पर डिनोट करेंगे। ब्रेसेस मतलब क्या कि यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डिनोशन जो है इसकी, या डिनोट जो आप करेंगे सेट को, डिनोटेड बाय, वो इस कर्ली ब्रैकेट से करेंगे। ठीक है, यानी जब भी आप किसी चीज़ का सेट बनाएंगे तो उनको इन ब्रेसेस में रखेंगे, उन एलिमेंट्स को, उन ऑब्जेक्ट को इन ब्रेसेस में रखेंगे। दूसरा ये कि इनके एलिमेंट को जो सेपरेट करेंगे आप, वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि सेपरेटेड बाय
कॉमा, और ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसको सेपरेट किया जाएगा, एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि जब भी एक सेट बनाया जाएगा तो उसको बनाने का तरीका क्या होगा कि आप उसमें ब्रेसेस लगा देंगे और उसकी एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमास लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई सेट की। अब आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। जब मैथ्स में यानी समझ लें कि जहाँ से मैथमेटिक्स का इजाद हुआ है, मैथमेटिक्स जहाँ से इजाद हुई है, जब डिस्कवरी हुई है, मैथमेटिक्स की ज़रूरत क्या थी इजाद करने की, ना करते आप। तो हमें बेसिकली आपस में ट्रेड करने के लिए, हमें कॉमर्स के लिए, हमें आपस में कैलकुलेशन करने के लिए चीज़ों को ज़रूरी था कि उसको एक ऐसी लैंग्वेज में बोला जाए जो हर आदमी आसानी से समझ सके और उसको जो है फिर हम इस्तेमाल कर सकें। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमने क्या बनाए, डिजिट्स बनाए। यानी हमारे पास जो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं, सबसे पहले ये नंबर्स बनाए गए। इन नंबर्स में भी जो सबसे पहला सेट बनाया गया, यानी जिसकी कलेक्शन बनाई गई, जो कलेक्शन ऑफ नंबर बनाया गया, वो सेट था हमारे पास नेचुरल नंबर का। जो पहला सेट आपके पास आया सामने आपके, वो आया नेचुरल नंबर का। अब ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बेसिकली वो नंबर, अच्छा पहले जब पुराने दौर में जब लोग कैलकुलेशन करते थे तो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स करते थे, विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, यानी फिंगर्स पर काउंट करते थे चीज़ें, स्टिक्स की मदद से करते थे, यानी 1 है, 2 है या 50 है या 100, इस तरीके से। तो बाद में जब हमने नंबर इंट्रोड्यूस करवाए तो नंबर में नेचुरल में हमने तमाम वो नंबर लिए कि जो उस टाइम पर यूज़ किए जा सकते थे आसानी के साथ कैलकुलेशंस में, यानी जितनी भी कैलकुलेशन की जा सकती थी उसमें जितने भी नंबर हम इस्तेमाल कर सकते थे, उसके लिए हमने जो नंबर इंट्रोड्यूस करवाए वो कहलाते हैं कौन से, नेचुरल नंबर। तो पहला सेट जो है वो नेचुरल नंबर का बनाया गया। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। याद रखिएगा जब भी सेट की बात आती है, सेट जो है वो एक टॉपिक नहीं है या एक यूनिट नहीं है कि जो आप पढ़ेंगे। सेट आपका तकरीबन हर टॉपिक में, हर यूनिट में इस्तेमाल होगा। आप आगे बहुत सारे यूनिट ऐसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी आप पढ़ेंगे, उसके अलावा आप डिफरेंट सीक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे, आप फंक्शंस में पढ़ेंगे, आप रिलेशंस में पढ़ेंगे, हर जगह पर कहीं ना कहीं सेट का इस्तेमाल है। ठीक है, तो सेट में ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कौन से सेट को किस हम सिंबल से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। और ये सेट जो है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी इस सेट में आने वाली जो एंट्रीज हैं वो क्या हैं, इसमें आता है 1, 2, 3 एंड डॉट का मतलब क्या होता है, इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब ज़ाहिर है कि आपको पता है कि भाई नंबर की कोई लिमिट नहीं है ना। तो हमने जो पहला सेट बनाया वो बनाया नेचुरल नंबर का, जो 1 से स्टार्ट होता है और फिर इन्फिनिट तक चलता है। अभी तक हमारे पास 0 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाद में भी इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई कि हमें एक नंबर ऐसा और चाहिए था कि जिसकी वहाँ पर कमी महसूस हो रही थी। मिसाल के तौर पर ये कि अगर मेरे पास अभी ये एक मार्कर है, ठीक है, तो हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे आया 1 मार्कर। ठीक है, तो 1 तो इसमें आ रहा है, नेचुरल नंबर के साइड में था और नज़र भी आ रहा है, दिखाई भी पड़ रहा है। तो ये नेचुरल है ना, ये आपको दिखाई पड़ रही चीज़, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं। अगर मेरे पास एक भी मार्कर नहीं है, अब मैं कैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज ये बोलूँगा। तो इसको बताने के लिए सामने वाले को, या इस चीज़ को कम्युनिकेशन में या हमारे कॉमर्स में, ट्रेड में इस्तेमाल करने के लिए हमने 0 को इंट्रोड्यूस करवाया। अब 0 को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इस सेट को कंप्लीट कर लिया गया। बेसिकली समझ लें एक किस्म का इनकम्प्लीट सेट था। हालांकि ये इसमें तकरीबन सारी एंट्रीज थी, लेकिन सिर्फ एक एंट्री की वजह से इसको हमने क्या कहा कि ये इसमें कुछ कमियां हैं, और उस कमियों को दूर करने के लिए हमने एक और नया सेट बनाया, विच इज़ नोन एज, दूसरा सेट जो है हमारे पास कहलाता है होल नंबर का सेट। और होल का मतलब ही क्या होता है, आपने इंग्लिश से पढ़ा हुआ, होल का मतलब ये होता है मुकम्मल करना। तो नेचुरल नंबर को इस सेट ने क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया एक एंट्री की वजह से। ठीक है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल W से। ठीक है, और इसका जो सेट बनेगा उसमें जो एंट्रीज हैं वो सेम रहेंगी, सेम एज नेचुरल नंबर, खाली कौन आ जाएगा, बस 0 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ट्रेड में कॉमर्स में जरूरत पड़ी 0 की, तो फिर हमें 0 को भी शामिल करना पड़ा। तो हमने एक नया सेट बना दिया जिसको हमने नाम दिया होल नंबर का। यानी अब बात कंप्लीट हो गई। अब मैथमेटिशियंस को लगा कि यार अब जो बात है वो कंप्लीट हो गई, अब हमारे पास तमाम नंबर्स आ गए। लेकिन एक और मसला आया। वो मसला क्या कि हमारे पास ऐसे नंबर भी हमें चाहिए थे कि जो हम डिफरेंट सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकें। मिसाल के तौर पर कि भाई अगर किसी ने कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, अब लोन लिया हुआ इसका मतलब ये कि वो अपने आप को ये भी नहीं कह सकता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, और ये भी नहीं कह सकता कि उसके पास कुछ नहीं है, कुछ तो है क्योंकि उसने लोन लिया हुआ है। मिसाल के तौर पर कि आपने 10 रुपये अपने दोस्त से उधार ले लिए, अब वो 10 रुपये हैं आपके पास, का मतलब कि आपके पास 0 नहीं है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 0 नहीं है, अकाउंट बैलेंस आपका 0 नहीं है। ठीक है, और वो जो 10 रुपये है वो आपके अपने भी नहीं है। इसका मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव 10 रुपीज़ है मेरे पास। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ये मेरे अपने, मेरे ज़ाती हैं, मैं इसको जैसे चाहे खर्च कर सकता हूँ।
अगर वो 10 रुपये आपने लोन लिए हुए, इसका मतलब ये हो गया कि फिर आपको एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी वहाँ पर, जिसकी कमी यहाँ पर फील हो रही थी। वो क्या? कल को अगर मिसाल के तौर पर आपने 10 रुपये लिए और वो खर्च कर दिए, अब आप 0 पर आ गए। अब कल को अगर आपके पास 10 रुपये आ जाते हैं कहीं से, तो वो 10 रुपये आप उस बंदे को वापस कर देंगे जिस बंदे से आपने लोन लिया था। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 10 रुपये आने के बाद भी कुछ नहीं बचेगा, तो वो 10 रुपये कहाँ चलेगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है कि जिसको फाइंड आउट करना ज़रूरी था। और वो चीज़ क्या थी? उसके लिए हमने एक नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया और उस सेट को हमने नाम दिया किसका? उस सेट को हमने नाम दिया इंटीजर्स का। ठीक है, इंटीजर्स का नाम दिया और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से, और इसका जो सेट बनेगा उसमें आएगा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। यानी कहा गया कि भाई नंबर अगर पॉजिटिव में होते हैं तो नंबर नेगेटिव में भी होने चाहिए। और ये उसी वाले केस के लिए है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर लोन लिया हुआ है तो इसका मतलब वो बंदा माइनस में चल रहा है, उसका अकाउंट बैलेंस माइनस में, क्योंकि उसको फिर वो रिटर्न करना पड़ेगा जब उसके पास अपने वो अमाउंट आ जाएगा। तो इसका मतलब वी नीड नेगेटिव नंबर्स एज वेल, तो हमें अल्टीमेटली वहाँ पर नेगेटिव नंबर भी चाहिए। अच्छा, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। बहुत बच्चों का सवाल होता है कि सर इसको आई से नहीं क्यों नहीं करते? तो भाई मैथमेटिशियंस ने इसको Z से ही किया, तो हम भी इसको Z से ही करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर Z के 2 सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। सबसेट्स क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन Z के समझ 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, 2 टुकड़े। एक कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम डिनोट करते हैं Z पॉजिटिव से, एक कहलाता है नेगेटिव इंटीजर जिसको हम डिनोट करते हैं Z नेगेटिव से। ठीक है, यानी हमने इंटीजर के भी 2 पार्ट कर दिए। एक में हमने खाली किसको रखा? जस्ट पॉजिटिव नंबर को रखा, और एक में हमने खाली किसको रखा? जस्ट नेगेटिव नंबर्स को रखा। अब ये सवाल उठ सकता है कि सर ये फिर 0 कहाँ चला गया? 0 तो दोनों में ही नहीं आया। तो भाई 0 को हम इसलिए इंटीजर का पार्ट बनाते हैं क्योंकि इंटीजर जो है वो बेसिकली होल नंबर का ही समझ लें एक मॉडिफाइड फॉर्म है, और होल नंबर में 0 आता है तो हम इसलिए इसको 0 को इंटीजर का पार्ट बनाते हैं। लेकिन जब इंटीजर के 2 पार्ट किए जाएंगे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इंटीजर में 0 नहीं आएगा। ठीक है, एक और वजह ये होती है इंटीजर में 0 के आने की कि जब हम नंबर लाइन बनाते हैं, तो आपने नंबर लाइन बनाई है छोटी क्लासों में अपनी, नंबर लाइन जब ड्रॉ की जाती है इस तरीके से, तो इसमें सेंटर में 0 आता है। ठीक है, और यहाँ पर सारे आ जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पर सारे आ जाएंगे कौन से? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो अगर मुझे +1 से -1 की तरफ मूव करना है, यानी पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर की तरफ जाना है, तो मुझे लाजमी 0 को क्रॉस करना पड़ेगा। 0 को क्रॉस किए बगैर मैं समझ लें 0 एक किस्म का यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा वो जैसे हमारे होते हैं ना टोल प्लाजा वगैरह, कि आपको लाजमी से होकर के गुजरना है। तो 0 ऐसा टोल प्लाजा है कि आपको लाजमी यहाँ से होकर के गुजरना पड़ेगा। इसी वजह से इंटीजर के सेट में हमने यहाँ पर 0 को लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मेजर सेट्स आ गए कि जो हमारे लिए कैलकुलेशन को आसान करेंगे। अगेन दोबारा बता दूं, मैं पहले बता चुका हूँ सेट क्यों बनाए जाते हैं। इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारे जो लाइफ के सिचुएशंस हैं वो आसान हो जाए, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब मिसाल के तौर पर मैं पूरे स्कूल के बच्चे एक जगह जमा कर दूं, अब मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सा बच्चा किस क्लास का है और उस बच्चे को कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। मिसाल के तौर पर कोई 6 क्लास का बच्चा है, कोई 10 क्लास का बच्चा है, और अब तो एज ग्रुप्स का भी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हम उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर सेट्स बनाते हैं, यानी जो हम क्लास कहते हैं ना कि आप ग्रेड 9 के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेड 10 के, आप ग्रेड 6 के, आप ग्रेड 7 के, ये हमने बेसिकली सेट्स बनाए। यानी हर क्लास में हमने उनके रिस्पेक्टिव बच्चों को रखा और फिर उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है, और वो सारे बच्चे एक दूसरे से क्या है? डिस्टिंक्ट है। तो ये हमारे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको आसान कर देता है। तो सेट बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैंने बताया कि हम बार बार यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, अब ये 3 हमारे पास मेजर सेट हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे सेट्स हैं हमारे पास, खाली ये 3 सेट्स नहीं हैं। उसके अलावा और सेट बनाए गए हमारी प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए, जिनमें कुछ है हमारे पास एक सेट हमारे पास है इवन नंबर का। ठीक है, और फिर इसको हम डिनोट करेंगे किससे बताता हूँ अभी। फिर उसके बाद हमारे पास है एक ऑड नंबर का, फिर हमारे पास एक है प्राइम नंबर का, ये भी आपने पढ़े हुए सारे सेट्स। ठीक है, प्राइम नंबर का। फिर और आगे हमारे पास रेशनल्स हैं, इरेशनल्स हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर को आप डिनोट करेंगे कैपिटल ई से, ऑड नंबर को कैपिटल ओ से, प्राइम नंबर को कैपिटल पी से। ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं? दैट आर डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स। ठीक है, तो हम इवन में नॉर्मली शामिल करते हैं 0 को, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये इस तरीके से, और ये फर्दर जाते रहेंगे। ऑड कौन से होते हैं? डिविजिबल बाय 2 वाले नंबर आप निकाल दें तो जो बाकी बचेंगे वो सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स।
तो 1 3 5 7 9 वगैरह वगैरह। फिर आते हैं प्राइम नंबर जो अपने टेबल में आते हैं, तो टेबल हमारे पास 2 से स्टार्ट होता है, 2 से देखते हैं 2 3 5 7। अब क्या 9 आएगा यहाँ पर? तो 9 नहीं आएगा। 9 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9 जो है वो अपने टेबल में भी आता है और 3 में भी आता है। तो इस तरीके से 11 आ जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास यहाँ तक प्राइम नंबर की स्टडी हो गई। ठीक है, अब कुछ और सेट्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेट की तरफ। हमने अभी पढ़ लिया हमने प्राइम नंबर पढ़ लिए, इवन ऑड पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिए, नेचुरल पढ़ लिए और होल नंबर पढ़ लिए। अब आपको कुछ नए सेट की एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारे पास और कुछ ऐसे सेट है जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। उनमें एक सेट है आपके पास। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास मैथ्स में जो सबसे बड़ा सेट है वो है रियल नंबर का। ठीक है, रियल नंबर का जो सेट है वो सबसे बड़ा सेट माना जाता है और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, रियल नंबर में वो तमाम नंबर आ जाएंगे जो आपने अब तक पढ़ रखे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने इमेजिनरी नंबर के बारे में आपके पास कम इन्फॉर्मेशन है। वो एक अलग बात है कि आपने ग्रेड 9 में इमेजिनरी नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर को हटा करके बाकी जितने नंबर आपने पढ़े, भले वो नेचुरल है, इंटीजर है, प्राइम है, होल है, इवन है, ऑड है, ये तमाम के तमाम नंबर किस में आते हैं? रियल नंबर में। तो हम ये कहते हैं कि रियल नंबर का जो सेट है वो ग्रेटेस्ट सेट तस्वुर किया जाता है मैथमेटिक्स में। और इसको अगर हम यहाँ पर लिखें तो इसको मैं कंडीशन केस में लिख रहा हूँ कि ये होगा बेसिकली Q यूनियन Q डैश का। अब ये यूनियन क्या होता है? यूनियन में आपको ऐसे छोटा सा बता दूं कि यूनियन का मतलब होता है कंबाइन कर देना, यूनाइट कर देना। फिर जब हम बाद में इसके ऑपरेशन की तरफ जाएंगे तब समझाऊंगा। Q और Q डैश का मतलब क्या है। देखिए, रियल जो है वो बेसिकली दो बड़े सेट से मिलकर के बना है। उनमें पहला सेट हमारे पास है रैशनल का, पहला सेट जो है हमारे पास वो रैशनल का है, और दूसरा सेट जो है वो हमारे पास इररेशनल का है। ठीक है, ये दो समझ लें इनके पार्ट्स हैं, रियल के पार्ट्स हैं, दो मेजर पार्ट हैं या दो मेजर सबसेट्स हैं। ठीक है, रैशनल और इररेशनल। रैशनल को डिनोट करेंगे आप कैपिटल Q से और इररेशनल को आप डिनोट करेंगे Q डैश से या Q प्राइम से, जो भी आप इसको कहना चाहें। ठीक है, अब ये क्या होते हैं भाई? रैशनल क्या होंगे, इररेशनल क्या होंगे? तो इसके लिए हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं कंडीशंस, वो यूज़ करते हैं कि x/x और वेयर। अच्छा, इसको मैं इस फॉर्म में अभी नहीं लिख रहा क्योंकि ये अभी आपने पढ़ी ही नहीं है, तो ये आपके फिलहाल इस तरीके समझ में नहीं आएगा। इसको मैं कंडीशंस के तरीके समझा देता हूँ। 3 कंडीशन आपको बता देता हूँ कि जिससे आप रैशनल्स को समझ जाएंगे और उसको आप जहन में रखेंगे। आपने 9th में पढ़ रखा है वैसे रैशनल्स के बारे में भी और इररेशनल्स के बारे में भी, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन है 9th में। अगर आपको ग्रेड 9 याद है तो, नहीं भी याद है तो मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा कि जिससे आपको रैशनल और इररेशनल दोनों समझ में आ जाएंगे। देखिए, रैशनल के लिए पहली चीज़ आप याद रखेंगे कि पहला पॉइंट जो है इसका वो ये है कि दे आर ऑलवेज इन P/Q यानी फ्रैक्शन फॉर्म। पहला पॉइंट है रैशनल का कि ये हमेशा किस में होंगे? P/Q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। अब आप इसको P/Q कहें, आप इसको A/B कहें, आप इसको X/Y कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये हमारे पास किताब में नॉर्मली P/Q की फॉर्म में हम कहते हैं इसको। ये एक डिनोट करने का तरीका है। हमेशा इस P/Q का मतलब क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। फ्रैक्शन का मतलब अपॉन वाली फॉर्म, यानी एक आपका न्यूमरेटर होगा और वो डिवाइड होगा किसी डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो रैशनल जो है उनके लिए पहली कंडीशन ये याद रखेंगे कि ये हमेशा किस में होंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वेयर P and Q बोथ आर इंटीजर्स। एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे लेक्चर में अपने रैशनल के बारे में। भाई रैशनल जो है ना, ये लफ्ज़ रेशो से निकला है। ठीक है, रैशनल जो लफ्ज़ है वो हमारे पास रेशो से निकला है। और रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन, यानी आप कोई भी एक चीज़ उठाएं और उसको किसी दूसरी चीज़ के साथ आप कंपेयर करवा लें। एक बात याद रखेंगे आप कि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज़ का होता है, यानी ये बात यहाँ पर याद रखनी ज़रूरी है। ये इस बात से आपको सेकंड जो कंडीशन है वो समझ में आ जाएगी, क्वांटिटीज़। ठीक है,
रेशो से निकला है रैशनल, और रेशो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन, और कंपैरिजन हमेशा किसका होगा? सिमिलर क्वांटिटी का। भाई मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ कि यार एक बच्चा है वो 6ठी क्लास में और एक बच्चा है 10वीं क्लास में, अब मैं उन दोनों को कंपेयर करूँ तो आप बोलेंगे कि तो अजीब बेहुदा बात है कि भाई उन दोनों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? जो मैट्रिक वाला है उसने ज़्यादा पढ़ रखा है, जो 6 वाला है उसके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इट मीन्स ये कि कंपैरिजन कभी भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान में नहीं हो सकता। तो रेशो जब भी आप कैलकुलेट करते हैं, जब भी आप कंपैरिजन करवाते हैं, चीज़ों को कंपेयर करवाते हैं, तो ज़रूरी है कि उनके यूनिट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। मिसाल के तौर पर कि मैं बोलूँ कि आप ये बताएं कि इसका जो मास है, इस मार्कर का जो मास है, उसका क्या कंपैरिजन है इसकी लेंथ के साथ? आप बोलेंगे सर ये कैसा बेवकूफ़ाना सवाल है, इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब मास का लेंथ से क्या कंपैरिजन होगा? हाँ, अगर आप ये बोले कि भाई इसके मास का इसके मास से क्या कंपैरिजन है, ये बात समझ में आने वाली है। या इसकी लेंथ का इसकी लेंथ से क्या कंपैरिजन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपैरिजन हमेशा होगा सिमिलर क्वांटिटीज़ का, और सिमिलर क्वांटिटीज़ का मतलब दे मस्ट हैव सेम यूनिट्स, यानी वो सेम यूनिट के होने चाहिए। तो ये जो दूसरी कंडीशन है जो मैंने लिखी हुई है, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर, अब बात समझ में आ गई आपको कि भाई जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम क्वांटिटी के होंगे, और सेम क्वांटिटी कौन सी रेफर की हमने यहाँ पर? इंटीजर रेफर किए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का इंटीजर होना शर्त है। अगर दोनों इंटीजर हैं तो इट मीन्स कि वो रैशनल है। अगर दोनों में से कोई एक भी ऐसा है कि जो इंटीजर्स में नहीं आता, मतलब वो नॉन इंटीजर्स में आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर आप उसका रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते, और फिर आप उसको नहीं बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो इनका ज़रूरी है, इनके लिए ये बात ज़रूरी है कि इन दोनों का इंटीजर होना शर्त है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि भाई यहाँ पर मैंने लिखा √2/4। अब आप मुझे बताएं कि भाई 4 तो रैशनल है। आपको भी मैंने उसका इंटीजर का सेट बनाया पिछले उसमें पार्ट में, उसका मैंने समझाया आपको कि उसमें 0 है, +-1, +-2, +-3, +-4। तो 4 तो इंटीजर का पार्ट है। क्या √2 इंटीजर का पार्ट है? तो आप बोलेंगे सर रूट वाले तो नंबर थे ही नहीं उसमें, तो इसका मतलब ये इंटीजर का पार्ट नहीं है, ये रेडिकल में शुमार हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इंटीजर का पार्ट नहीं है। हाँ, 2 इंटीजर है लेकिन √2 इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो गई, और जब क्वांटिटीज़ डिफरेंट हो गई इसका मतलब उनका आप रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनके दरमियान में कंपैरिजन नहीं निकाल सकते। जब कंपैरिजन नहीं होगा मतलब दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एज रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमें कि वो हमेशा किस में होंगे? फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे। दूसरी अहम बात कि उनके लिए P और Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का इंटीजर होना यानी सिमिलर क्वांटिटी से होना क्या है? शर्त है। अब तीसरी चीज़ आपको समझा देते हैं यहाँ पर। तीसरी चीज़ क्या है कि वेयर Q should not be equal to 0, यानी Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। अगर Q खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे 0 के बराबर हो गया तो फिर आप उसको बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। वैसा क्यों है? देखिए, अगर डिनोमिनेटर में 0, Q का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर। अगर कभी भी मैथ्स में आपको डिनोमिनेटर में 0 देखने को मिल जाए, ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है कुछ, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 1/0 या 4/0, ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब आप अपना कैलकुलेटर उठाएंगे और आप 1/0 करेंगे या 4/0 करेंगे तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, बल्कि इसका आंसर क्या आएगा? मैथ एरर आएगा। क्यों मैथ एरर आएगा? क्योंकि इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, और इसी वजह से हम इसके सॉल्यूशन को कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वॉर्स वाला इन्फिनिटी नहीं है, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब देयर आर अनलिमिटेड सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो उसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, उसके इन्फिनिट पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि रैशनल के लिए शर्त ये है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है। अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 0 आ जाए और यहाँ पर 1 आ जाए, ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि 0/1 जब होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ये इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्लियर करनी ज़रूरी है। ये 3 कंडीशन अगर आपने याद रख ली, आप ज़िंदगी में कभी रैशनल में कंफ्यूज नहीं होंगे कि रैशनल्स क्या होते हैं। ये इंतहाई आसान है, आपको उस चीज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप ये 3 कंडीशन याद रखें। आप डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको कि आप हमेशा जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आसानी के साथ कि रैशनल्स कौन से हैं और इरेशनल्स कौन से हैं। ठीक है, और एक और अहम बात कि रैशनल्स हमेशा किस में होंगे? सिंपल फ्रैक्शन में होंगे। मतलब सिंपल फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ आ जाए वो हमेशा क्या होगी? रैशनल। एक नंबर है, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग नंबर है, इसके बारे में लोग बहुत बात करते हैं लेकिन कोई भी खुल के बात करना पसंद नहीं करता। ये 22/7। भाई 22/7 को लोग कहते हैं कि ये पाई की वैल्यू है। ठीक है,
और पाई की वैल्यू है और पाई जो है वो इरेशनल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये टेक्निकली इंतहाई गलत बात है। ये वो लोग बात करते हैं कि जिनकी मैथ्स में रिसर्च कोई नहीं है। भाई 22/7 क्या इन 3 कंडीशन पर लाई कर रहा है? क्या ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में। क्या दोनों पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हैं? क्या 22 इंटीजर नहीं है? ये भी इंटीजर है। क्या 7 इंटीजर नहीं है? ये भी इंटीजर है। तो ये भी, इसका मतलब ये कंडीशन भी सही हो रही है। तीसरी कंडीशन, क्या डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं है? तो आप देखिए डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है। अगर ये नंबर, ये जो मैंने आपको फ्रैक्शन लिख के दिया है, अगर ये इन 3 कंडीशन पर लाई कर गया, अब तो इस बात पर कोई बहस ही नहीं है कि ये इररेशनल है या ये रैशनल है। ये टेक्निकली क्या है, ये प्रॉपर रैशनल नंबर है भाई। इस पर ये बहस ही खत्म हो गई कि ये रैशनल है, रैशनल, ये प्रॉपर रैशनल नंबर है। जब भी आपके पास कोई सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा तो हमेशा आप उसको क्या बोलेंगे कि इस पर सर कोई बहस ही नहीं है, ये प्रॉपर क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि 22/7 को जो लोग काउंट करते हैं कि ये पाई की वैल्यू है, उनकी भी रिसर्च नहीं है। 22/7 पाई की वैल्यू नहीं है, बल्कि छोटी क्लासों में जब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम इसको उसके बराबर सपोज कर लेते हैं, क्योंकि 22/7 का जो आंसर आता है, जो आंसर आएगा इसका 3.142, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट है पाई की वैल्यू के। पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू है 3.14159, इस तरीके से, और फिर सो ऑन। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो इसके स्टार्ट के 3 डिजिट्स हैं, इस वजह से लोग कहते हैं कि यार ये पाई की वैल्यू है, लेकिन ये पाई की वैल्यू बिल्कुल अलग है। पाई प्रॉपर इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू का कोई ताल्लुक 22/7 से नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि पाई की वैल्यू के तकरीबन बराबर वो वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इस वजह से हम उसको कहते हैं कि यार ये पाई की जगह पर हम 22/7 इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत नहीं होगा, लेकिन आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि पाई इरेशनल है तो 22/7 भी इरेशनल हो जाएगा। 22/7 क्या है, प्रॉपर रैशनल नंबर है। ठीक है, और पाई की वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन की वजह से हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली फिजिक्स में ग्रेविटी में यूज़ करते हैं, ग्रेविटी हम 9.8 भी इस्तेमाल करते हैं और 10 भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो हमारी नॉर्मल क्लासरूम की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जब आप उसको लेबॉर्ट्री में परफॉर्म करेंगे तो फिर आप ये वाली गलती वहाँ पर नहीं करेंगे कि आप 9.8 की जगह पर 10 इस्तेमाल कर लें। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बताता हूँ कि भाई इरेशनल्स क्या हैं। जो हमारे पास इरेशनल्स है उसके लिए भी मैं आपको चंद कंडीशन लिखवा दूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे रैशनल को मैंने कहा कि दे आर ऑलवेज इन पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो आप यहाँ पर लिख दें दे आर नॉट इन पी बाई क्यू फ्रैक्शनल फॉर्म। अच्छा, ये चीज़ जो है वो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने ऐसे नंबर्स पढ़े हैं कि जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं बट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी इरेशनल। तो भाई एक बात समझा दूं आपको मैं कि कभी कभार आपको ऐसे नंबर देखने को मिलेंगे कि जो फ्रैक्शन में है लेकिन उसके बावजूद भी वो इरेशनल है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब है कंपैरिजन रेशो। तो अगर रेशो में सेम क्वांटिटी आ रही है तो रेशो कैलकुलेट किया जाएगा। रेशो में अगर क्वांटिटी ही डिफरेंट है, मिसाल के तौर पर ये √2/4, अब इनकी तो क्वांटिटी ही डिफरेंट है ना, ये इंटीजर नहीं, ये इंटीजर है, तो इनका कंपैरिजन ही कोई नहीं बनता। जब कंपैरिजन कोई नहीं बनता तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये इरेशनल है, क्योंकि ये जो है वो इस फ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी पर पूरा नहीं उतर रहा। हालांकि बज़ाहिर आपको लग रहा है कि फ्रैक्शन में, लेकिन फ्रैक्शन का मतलब ये है कि दे मस्ट कैलकुलेट देयर कंपैरिजन, उनका रेशो निकाला जाएगा इस वजह से। ठीक है, दूसरी बात ये कि यकीनन ये वाली कंडीशन आ जाएगी कि वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। यहाँ पर भी हम कहते हैं कि ये इंटीजर्स तो हैं, बट एनी वन नंबर शुड बी इन रेडिकल साइन। यानी इंटीजर हो सकते हैं, इसमें इंटीजर पर कोई कैद नहीं है, लेकिन ये है कि इंटीजर में होने के बाद भी एक बात लाजमी आप याद रखेंगे कि कोई एक नंबर या तो वो न्यूमरेटर का हो या वो डिनोमिनेटर का हो, वो किस में होगा? रेडिकल साइन में। ठीक है, इसके लिए एक बात और ज़रूरी है, वो क्या कि रेडिकल साइन में ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट दोज नंबर्स that have their perfect squares. That have their perfect squares. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, i.e. लेट्स सपोज 4 है, 9 है, 16 है एंड सो ऑन।
यानी ऐसे नंबर रेडिकल में ना आए कि जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर उनको हम रेडिकल साइन में रखें यानी स्क्वायर रूट में रखें, तो स्क्वायर रूट में रखने के बाद वो कंप्लीट सॉल्व हो जाए और वो सॉल्व होने के बाद सिंपल फ्रैक्शन दें। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर आप √2/4 को देखें, अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो कुछ ऐसा कुछ अजीब सा आएगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन जनरेट नहीं कर रहा, यानी ये प्रॉपर रैशनल वाली प्रॉपर्टी पर पूरा नहीं उतरा, क्योंकि जो डेसिमल वाले नंबर है वो इंटीजर नंबर नहीं, इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, सॉरी इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी कंडीशन में आने वाला कोई भी फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा आपके पास इरेशनल। इसका मतलब कि ये प्रॉपर क्या है आपके पास इरेशनल √2/4। लेकिन अगर रेडिकल में ये नंबर आ जाए अब बात उल्टी हो जाएगी, यानी √4 को जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 2/4 आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/2। तो क्या 1/2 रैशनल नहीं है? 1/2 रैशनल है प्रॉपर, ठीक है। 1/2 इन तीनों प्रॉपर्टी पर लाई करेगा। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि वो नंबर आने चाहिए रेडिकल साइन के अंदर कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है आपका, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। इनके अलावा अगर कोई नंबर आ रहे हैं रेडिकल साइन के अंदर तो वो हमेशा क्या रेफर करेगा कि वो सारे के सारे हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर है। तो मेरा ख्याल है कि इसको यहीं तक ही रखते हैं अभी इरेशनल की इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी 9th क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया गया था। अब चलते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि सैड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपनी रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि सैड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 फॉर्म्स है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर या जिसका दूसरा नाम रोस्टर है, और तीसरी फिर सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है वो सबसे आसान है, उसको हम नॉर्मली इसको सिंपल ज़बान में समझा दूँ कि भाई स्टेटमेंट की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कोई भी सेट ऐसा कि जिसको आप स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अच्छा नंबर्स पूरा लिखा जाएगा क्योंकि ये सेट बना रहे हैं आप, नेचुरल नंबर्स बिटवीन, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिखना पड़ेगा, बिटवीन 5 and 10। अब ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर हम कभी स्टेटमेंट की फॉर्म में किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की। अब मैं आपसे बोलूँ कि यार इसी सेट को मुझे किसी सेकंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो इसकी दूसरी फॉर्म जो है रिप्रेजेंट करने की वो कहलाती है टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है मैथमेटिक्स में। जब भी आप सेट को सॉल्व करेंगे नॉर्मली ज़्यादातर किस में करेंगे, या तो टेबुलर में करेंगे या फिर किस में करेंगे, सेट बिल्डर में करेंगे। यानी अगर इसी सेट को मैं बोलूँ कि इस सेट को आप टेबुलर फॉर्म में लिखें तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। पहली ये कि इसमें जो एंट्रीज आएंगी वो ब्रेसेस से बंद हो जाएंगी, यानी ब्रेसेस से आप जो है उनको कंबाइन कर देंगे, एंट्रीज को कलेक्ट कर लेंगे। दूसरा ये कि इसमें जो आप एंट्रीज लिखेंगे, एंट्रीज जो है वो सेपरेट हो जाएंगी, सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी कॉमा से आप उसको सेपरेट कर देंगे। अब मिसाल के तौर पर कि इसकी कोई एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं इस वाले सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ जो कि लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 10, यानी सेट बनाइए नेचुरल नंबर्स का कि जो लाई करते हैं 5 से 10 के दरमियान में, तो इसकी टेबुलर फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी 6, 7, then 8, 9 और ये ब्रेसेस बंद हो जाएंगे। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बेसिकली इसी सेट की रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि 5 से 10 के दरमियान वाले नंबर का है। इसका मतलब ये हो गया कि ना 5 आएगा ना 10 आएगा, बल्कि इनके जो दरमियान में आने वाले नंबर है कौन कौन से, 6, 7, 8 और 9, ये 4 नंबर आ जाएंगे। तो टेबुलर फॉर्म में आप सिंपल एंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो एंट्रीज कोई सी भी हो सकती हैं, आपके नंबर्स हो सकते हैं, आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। अगर हम एक और सेट इसका बना के दिखाएं यहाँ पर तो ये हो सकता है AEIOU, ये इंग्लिश में जो आप वाउल्स यूज़ करते हैं उसके लिए हम सेट बना सकते हैं AEIOU। तो ये भी टेबुलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है। आमतौर पर इसका सवाल 2 तरीके से आ सकता है कि रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म या रिप्रेजेंट इन टेबुलर फॉर्म, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, ठीक है। अब तीसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है और इसमें सबसे ज़्यादा परेशान भी होते हैं स्टूडेंट्स कि भाई इसमें हम किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में आप 2 चीज़ें याद रखेंगे कि इसमें जो आने वाली एंट्रीज़ हैं वो या तो अपनी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर आएंगी या सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर आएंगी। यानी किसी भी सेट को, मैं किसी भी एंट्री को, किसी भी कलेक्शन ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करूं अगर
कैरेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर या प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो नॉर्मली इसमें जो हम सेट रिप्रेजेंट करते हैं वो सेट होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ सेट है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बोलूँ कि भाई नंबर है 1 से लेकर 500 तक, अब आप इसको रिप्रेजेंट करें टेबुलर फॉर्म में तो ये अज़ाब जाएँ, मतलब अगर आप इसको लिखना चाहेंगे इस वाली फॉर्म में तो ये तकरीबन इतने हिस्से में पूरे में ये ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो हम अगर इसी सेट को बनाना चाह रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो हमारे लिए आसान होगा। आप इसको एक लाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर कि अगर हम इसी को, ये जो हमने अभी अबव एग्जाम्पल यूज़ करी है, इन दो एग्जाम्पल को, जैसे हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 और 10 को पहले डिस्क्रिप्टिव में लिखा, फिर हमने इसको टेबुलर में लिखा, अब इसी को हम सेट बिल्डर में लिख के देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे x सच दैट x, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी एंट्री की बात कर रहे हैं, यानी जो भी आपका कलेक्शन ऑफ डाटा है, जिस एंट्री को आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, उस एंट्री को आपने वेरिएबल x से क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। वो बिलोंग करनी चाहिए किससे, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, नेचुरल नंबर की, तो बिलोंग करेगा कैपिटल N से। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। सिंबल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस सिंबल का मतलब क्या है, ठीक है, बिलोंग्स टू। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जितने सेट हमें बना के दिए गए हैं उन सेट को किसी न किसी सिंबल से डिनोट किया गया है, तो नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल N से। x सच दैट x बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। और दूसरी बात हमारी क्या, ये हो गई हमारी पहली स्टेटमेंट, यानी पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास सामने आ गई कि जिसका आपने सेट बनाना है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल। यहाँ पर हमारी पहली बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बात क्या है कि वो नंबर लाई करने चाहिए नेचुरल के केस में भी, क्योंकि नेचुरल आपको पता है 1 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी तक थोड़ी बनाएंगे सेट। तो कहाँ तक बनाने हैं, 5 से लेकर 10 तक, या ऐसे नंबर का सेट बनाना है जो 5 और 10 के दरमियान में आते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, आप यहाँ पर आपने लिखा 5, ठीक है, और आपकी जो एंट्री है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, 5 से। इसका मतलब ये हो गया कि आप लिखेंगे x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, 5 से। बिटवीन का मतलब यही है ना, बिटवीन का मतलब कि 5 नहीं होना चाहिए बल्कि 5 के अलावा कुछ और होना चाहिए, 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 और 10 के दरमियान में आने वाले नंबर। x जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, 5 से, और लेस देन होगा किससे, 10 से। तो ये ऊपर वाला जो सेट है जो मैंने लिखा था पहले डिस्क्रिप्टिव में, उसके बाद लिखा टेबुलर में, ये उसी सेट की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, आप पढ़ेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, यहाँ पर एक आप ये भी लगा लें, ये वाला सिंबल इसका मतलब है एंड, x जो है वो ग्रेटर है 5 से और लेस है 10 से। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि उसमें जो नंबर आएंगे वो कौन से होंगे, 6, 7, 8 और 9। अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करूँ वो क्या, कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगा दूँ इस तरीके से, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 10। अब जो इसमें एंट्री आएगी वो कौन कौन सी आएंगी, वो आएगी 5, 6, 7, 8, 9 और 10, क्योंकि अब आपने कहा कि भाई x ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो किसके, 5 के। तो जब इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये एंट्री भी शामिल हो जाएगी। ऐसे ही आपने कहा कि लेस देन इक्वल टू 10 है तो यहाँ पर ये एंट्री भी शामिल हो जाएगी, इसी वजह से इसमें हम 5 को 10 को ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये वाली लाइन नहीं लगी हुई, खाली ग्रेटर है लेस है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो ये डिस्क्रिप्शन है किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म की। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है जिसमें हमने आज बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बात करी है, जस्ट इंट्रोडक्शन की बात करिए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स की बात करिए, इसमें हमने यहीं तक ही रखते हैं इसको। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नॉर्मली टाइप की बात करेंगे और फिर उसके बाद इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।